आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट या जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2019 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र सेट 3 परीक्षा हुई थी 3 दिसंबर 2019 को। अध्ययवार व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र शिफ्ट फर्स्ट। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे अभिकथन ए है और तर्क आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन में है चर्चा में आएगा चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। तर्क में दिया है, तर्क में उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। उपरोक्त 2 कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है इसका डी में आएगा ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या में है दिया गया अभिकथन एक ही चर्चा में विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है, गलत है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत सर्वप्रथम जिस विषय पर चर्चा करनी होती है उसके उद्देश्य को ही स्पष्ट एवं परिभाषित किया जाता है, जबकि तर्क आर की उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सही है, क्योंकि उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात विषय वस्तु का अधिगम आसानी से होता है। स्पष्ट है, अभिकथन एक गलत है परंतु आर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में आएगा नीचे दिए गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की योग्यताओं को चिह्नित कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन इसका है बी में क्या है ADE। इसकी है व्याख्या सहित में आएगा इसमें आएगा प्रभावी शिक्षक का होना एक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावी शिक्षक के व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से संबंधित निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है नियंत्रण की स्थिति होनी चाहिए। फिर है आत्म सामर्थ्यवान होना चाहिए। शिक्षक का उत्साह होना आवश्यक होता है। फिर शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा। इसमें आ जाएगा ऑप्शन में आ जाएगा डी में शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में से समस्या समाधान विधि, अंत क्रियात्मक प्रस्तुति तथा अनुशिक्षण विधि को संवेदनात्मक कहा जाता है। संवेदनात्मक शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर वार्तालाप होती है, जिससे अधिगम के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्या का तत्काल समाधान हो जाता है। फोर्थ, किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है स्मृति स्तर पर। फिर कक्षा शिक्षण के स्मृति स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहता है। स्मृति स्तर, फिर अवबोध स्तर, फिर चिंतन स्तर, फिर इसमें ठीक है इसमें आएगा चिंतन स्तर, फिर अवबोध स्तर, स्मृति स्तर। नोट है स्मृति स्तर शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट है। फिर सेकंड है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है।
थर्ड है यह तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। फोर्थ है इस प्रकार स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। फिफ्थ नंबर है इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। फिफ्थ नंबर निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। इसका आएगा, इसकी व्याख्या में आएगा अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली है नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी में अंतर्गत शामिल है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। सेकंड है यह जांच करना कि बच्चों में कुशलता, योग्यता इत्यादि को कितना ग्रहण किया। फिर थर्ड में उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। फोर्थ है बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। शोध अभिवृत्ति नीचे के पक्ष प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पे बल दिया गया है। ऑप्शन इसका आएगा, ऑप्शन में आएगा सी शोध के पक्ष प्रत्यक्षवादी उपागम के अंतर्गत दृश्य घटना शोध, नरजातीय शोध तथा क्रियात्मक शोध पर बल दिया गया है। पक्ष प्रत्यक्षवादी उपागम सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का अभ्यास नहीं करता, बल्कि वे मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है ताकि यह तय किया जा सके घटना के पीछे क्या कारण है। फिर इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है। इसका ऑप्शन आएगा सी में आएगा ABC शोध आलेख प्रस्तुत सेमिनार पत्र एवं शोध पत्र प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है। शोध सार लिखते समय निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य होता है। फर्स्ट शोध सार शोध कार्य के अनुसार क्रमिक रूप से दिया जाना चाहिए। शोध सार इतने सरल ढंग से किया जाए कि वह सरल, बोधगम्य व मूल्यांकन की दृष्टि से सरल बना सके। फिर इसमें आएगा थर्ड में इसमें आएगा शोध में प्रयुक्त भाषा शैली का ही प्रयोग शोध सार लिखते समय करना चाहिए और वर्तनी की शुद्धता परिशुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ है इसमें विभिन्न बिंदुओं का संक्षेपित विवरण ही देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह शोध सार संक्षेपिता का है। फिर 5th नंबर ग्राफ, तालिका, चित्र व तुलनात्मक चार्ट इत्यादि को नहीं शामिल करना चाहिए। फिर 8 नंबर किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के चयन के संबंध का अध्ययन किया जाए। इस विषय की दृष्टि से शोध की कौन सा शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाए। तो इस विषय की दृष्टि से शोध का कार्योत्तर शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होता है। फ्रेड एम कार्लिजर के अनुसार कार्योत्तर शोध एक व्यवस्थित इंद्रियानुभाविक अध्ययन है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता निश्चित चरों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि ये चर पहले से ही घटित होते हैं अथवा ये स्वभाव से ही होते हैं।
जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता। अतः इस शोध विधि में चरों के मध्य संबंधों का अनुमान निराश्रित चरों में प्रत्यक्ष ढंग से किए गए हस्तक्षेप के फलस्वरूप होने वाले आश्रित चरों में तत्क्षणिक परिवर्तन द्वारा नहीं किया जाता है। निम्नलिखित 9th में है, निम्नलिखित कौन सा क्रम शोध प्रक्रिया के सर्वाधिक तार्किक क्रम को दर्शाता है। इसमें आ जाएगा शोध प्रक्रिया उन क्रियाओं अथवा चरणों का क्रमबद्ध विवरण है जिसके द्वारा किसी शोध को सफलता के साथ संपन्न किया जाता है। शोध प्रक्रिया में सभी चरण एक दूसरे पर निर्भर तथा अंतर संबंधित होते हैं। शोध प्रक्रिया का सर्वाधिक तार्किक क्रम इस प्रकार है। शोध विषय का निर्धारण, शोध समस्या का निर्धारण एवं परिभाषित करना, संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, इसका है परिकल्पना का निर्माण, शोध की रूपरेखा तैयार करना, तथ्य संग्रह तथा तथ्य विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण तथा परिणामों की जानकारी देना, सामान्यीकरण एवं व्याख्या, शोध प्रतिवेदन तैयार करना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है। इसमें आ जाएगी ए में आएगा इसमें प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत परिकल्पना परीक्षण सर्वप्रमुख अवधारणा होती है। प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है एवं किसी अन्य चर पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे शोधों में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उनका परिचालन करने का प्रभाव क्या होगा। फिर निम्नलिखित में से क्या एक अति व्यापक दृष्टि प्रदत्त करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता है। इसमें आ जाएगा IMPRINT एक अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता है। फिर 5 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन से शुरू की गई इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर IMPRINT नामक एक देशव्यापी पहल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के सामने आने वाली सभी इंजीनियरिंग और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया था। यह इंडिया का एक बहुहितधारक मिशन या कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समाज की भलाई के लिए इंजीनियरिंग आविष्कार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उसी के फलस्वरूप किए गए वैज्ञानिक नॉलेज बेस के बीच की खाई को मिटाना था। IMPRINT अपनी तरह की पहली मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित पैन IT और ISC पैन IIT प्लस IISC की संयुक्त पहल है जिसमें प्रमुख रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग की चुनौतियों का सामना करना है। बोध पर्सन में आएगा निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोग
लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका रहा है, क्योंकि यह सहज था। यह अंततः प्रभावित प्रबुद्धता, विचारधाराओं, उद्देश्यों या तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। ऐसी सहजता की सीमाएं लगभग स्पष्ट है। लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध लक्षित थे, न कि दूरस्थ क्षेत्र वरिष्ठ पर, और इसलिए यह अधिकतर जानबूझकर या आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफ़ी व्यापक रूप में पृथक थे और अत्यधिक उग्र थे, जिसमें अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप एक दूसरे के साथ विषम कार्य सुगमता को समाविष्ट कर रहे थे। यह सब कृषक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बिना कुछ अर्हता के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं और आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकारना और कठिन बनाना है। निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट थी, परंतु मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद, जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर पर कतिपय निरंतरता है, सन 1870 के दशक से ड्रोन ऑफ वेल्थ थ्योरी के निर्माण के साथ जिन आंदोलनों पर विचार किया गया वे स्पष्ट खंडित, फिर भी ऐसी सीमाओं और अपरिपक्वताओं के बावजूद लोकप्रिय असंतोष मुद्दों और संघर्ष के रूपों के आलोक में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद को काफ़ी हद तक समझता है। यद्यपि इसके विशिष्ट लाभ कई बार नगण्य थे। वन अधिकारी, किराए का भार, सूदखोरी और भू राजस्व रोपण, श्रमिक शोषण और श्रम शिकायत इत्यादि को बाद में मध्य वर्गीय राष्ट्र ने अपने हाथ ले लिया। युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे। इसमें आएगा डी में आएगा समय समय पर विशिष्ट लाभ। व्याख्या है, युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन समय समय पर विशिष्ट लाभ के रूप में थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका होता रहा है। युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन का ही परिणाम था कि तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध थे, न कि संपूर्ण श्वेत वरिष्ठ के। फिर 13 नंबर अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा क्या था? इसका आ जाएगा, इसमें सी में आएगा अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा में निरंतरता की कमी थी। कृषक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बिना कुछ अर्हताओं के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं और आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकारना और कठिन बनाना है। फिर 14 नंबर लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में लेखक का आंदोलन क्या है? फिर है ऑप्शन ए, इसमें कुछ लोकप्रिय मुद्दों को वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया गया। फिर इसमें आ जाएगा व्याख्या में लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आकलन कुछ लोकप्रिय मुद्दों के मध्य वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया जाना है, जिसके कारण कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता
विशिष्ट में निरंतरता की कमी आई। मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद, जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर का कतिपय निरंतरता है, वे स्पष्ट खंडित थे। लोकप्रिय आंदोलन ऑप्शन बी है अपने स्वामियों के विरुद्ध थे। फिर व्याख्या में लोकप्रिय आंदोलन अपने स्वामियों के विरुद्ध थे। लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारों के विरुद्ध परिलक्षित थे ना कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर, और इसलिए यह अधिकतर जानबूझकर या आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफ़ी व्यापक रूप से पृथक थे और अत्यधिक उग्र थे, जिसमें अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप एक दूसरे के साथ विस्मय कार्य सूक्ष्मता के साथ समाविष्ट थे। फिर 16 नंबर में आएगा प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा क्या प्रकट होता है। ऑप्शन ए है यह लोकप्रिय आंदोलनों पर बुद्धता का प्रभाव कम था। व्याख्या में आएगा प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलन के विश्लेषण द्वारा यह प्रकट होता है कि लोकप्रिय आंदोलनों पर बुद्धता का प्रभाव कम था, परंतु विश्व युद्ध के पहले का समय लोकप्रिय आंदोलन की गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका रहा है, क्योंकि यह सहज था। यह अंशतः प्रभावित प्रबुद्धता विचारधाराओं, उद्देश्यों या तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। फिर इसमें आएगा संप्रेषण में कक्षा में संप्रेषण निम्नलिखित में से किन स्तरों में होता है। ऑप्शन बी है सतही अर्थ स्तर पर। व्याख्या कक्षा में संप्रेषण कार्य सतही अर्थ स्तर पर होता है, जिससे छात्रों द्वारा किया जा सके। इसके अंतर्गत छात्रों की पृष्ठभूमि को जानकर ही कक्षा के अंदर शिक्षण व संप्रेषण कार्य को किया जाता है। छात्र कक्षा में संप्रेषित की जा रही है जानकारी को तभी पूर्ण व उचित रूप में ग्रहण कर पाते हैं जब शिक्षण कार्य उनके बौद्धिक एवं अधिगम स्तर के अनुरूप होता है। 98 प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित कर सकता है। ऑप्शन सी में आएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। व्याख्या में आएगा प्रभावी कक्षा संप्रेषण के माध्यम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अंतरित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी कक्षा संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कक्षा संप्रेषण का प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि वह संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण हो, साथ ही छात्रों की प्रतिपुष्टिपूर्ण व अनुकूल तथा संदेश के अनुरूप होनी चाहिए। फिर इसमें आ जाएगा 19 नंबर में शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन सी है अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। फिर व्याख्या शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम उद्देश्य अधिगम परिणामों को इष्टतम करना होता है। शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए अध्यापन और अध्ययन के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सूचना और संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीक से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। सामान्य अर्थ में कहा जा सकता है किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत
उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर है 20 नंबर, शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता है। ऑप्शन बी है। लंबे समय से धारित अभिवृत्तियाँ अभिवृत्तियों के अंतर्गत शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता विभाजन होती है। इन्हीं अभिवृत्तियों के माध्यम से ही छात्र आने वाली समस्याओं का समाधान भी सफलतापूर्वक कर लेता है। फिर 21 आएगा, निम्नलिखित में से कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं। इसमें आ जाएगा, इसमें कक्षा संप्रेषण संरचना का विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस कार्य के लिए अनेक प्रकार के अलंकारिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है द्विभाषीय विषय को विद्यार्थियों के अभिरुचि से संबंधित करना। फिर सेकंड है एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण, संदेश प्राप्ति के गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग करना। फिर 22 नंबर, नीचे दी गई सूची में से विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टता चार इथोस से संबंधित मूल्यों की पहचान कीजिए। फिर इसमें व्याख्या में आएगा, व्याख्या में विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टता चार इथोस से संबंधित मूल्य इस प्रकार है। विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्ट चार इथोस से संबंधित मूल्य इस प्रकार है। उपागम में टीम वर्क, फिर कार्य की उत्पादकता, दूसरों की चिंताओं के शासन में विनम्रता दिखाना, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ए बी का पिता है और सी ए की बहन है। डी सी का पोता है। डी का बी से क्या संबंध है। बी का पिता ए और बी की बुआ सी और ए की बहन सी। फिर ए बी का भाई पुत्र ए, फिर डी और सी भतीजे डी पोता। फिर व्याख्या में आएगा, इसमें उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि सी का पुत्र बी का भाई होगा और बी के फुफेरे भाई का पुत्र अर्थात डी बी का भतीजा होगा। प्रदत्त श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। ऑप्शन सी है 63। दी गई श्रृंखला निम्नानुसार बनी है 3, 13, 43, 53, 63, 83। उपर्युक्त दी गई सभी संख्याओं में से 63 एक अभाज्य संख्या है, जबकि शेष सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। फिर इसमें इफ एच पी यू बराबर 9 और जे एन यू 9 THEN देन DU क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें आ जाएगा जिस प्रकार HPU बराबर 8 + 16 + 21 बराबर 45। फिर 45/5 बराबर 9। फिर तथा JNU 10। फिर ये है 14। फिर U 21 बराबर 45। 45 को 5 9 आ जाएगा। निम्न शब्द HPU तथा JNU में प्रयुक्त अक्षर के वर्णमाला क्रम के स्थान को छोड़कर 5 से भाग दिया जा रहा है। उसी प्रकार DU टेंस टू 4 + 21 बराबर 25। 25 को 5 आ जाएगा।
26 नंबर है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 1 वर्ष में 2400 रुपये और 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है? माना, इसका है डी 1920। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में माना मूलधन पी तथा ब्याज की दर 8% वार्षिक है। 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिश्र धन बराबर 2400 रुपये तथा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिश्र धन बराबर 3000 रुपये। इसलिए यदि 2400 रुपये को मूलधन मान लिया जाए तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 3000 माइनस 2400 बराबर 600 रुपये। पुनः साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यह है साधारण में 600 बराबर 2400 गुना 1 गुना आर बटे 100 बराबर आर बराबर 25% है। सूत्र मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर प्रैक्टिक पावर एन बराबर है 2400 बराबर पी और फिर 1 प्लस 25 बटे 100। मूलधन बराबर होता है 2400 गुना 4 बटे 5 बराबर 1920। फिर इफ यदि x अनुपात y बराबर 7:9 तो 3x माइनस 5y अनुपात 4x प्लस y बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें आ जाएगा यदि x अनुपात y बराबर 7:9 तब x बराबर 7 के तथा y बराबर 9 के। इस चूँकि 3x माइनस 3x माइनस 5y बटे 4x प्लस y बराबर 21 के माइनस 45 के बटे 28 के प्लस 9 के है बराबर है माइनस का 24 के बटे 37 के बराबर है। मके से के कट जाएगा माइनस का 24 बटे 37 है। युक्त तर्क यह 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से तर्क वाक्य हैं जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते? ऑप्शन सी है उपविप्रार्थी तर्क वाक्य ऐसे तर्क वाक्य होते हैं जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते। उपसमन संबंध में उपसम के सत्य होने से आश्रित होने से उपासित भी सत्य हो जाता है किंतु इसका उल्टा यह विलोम संभव नहीं है। फिर 29 नंबर, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी है यह अनुमान है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दर्शन के प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य का ज्ञान कराने में सहायता करता है, अर्थात इसके माध्यम से किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में यथार्थ का ज्ञान होता है। न्याय का मुख्य विषय प्रमाण ही होता है। गौतम ने प्रमाण के 4 प्रकार बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। फिर इसमें अनुमान 2 प्रकार का होता है स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। फिर 30 है योगज शब्द निम्नलिखित प्रमाणों में से किससे संबंधित है? योगज शब्द निम्नलिखित प्रमाणों में से किससे संबंधित है? इसका आ जाएगा ए प्रत्यक्ष। फिर व्याख्या में योगज शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित होता है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रत्यक्ष 2 शब्दों प्रति प्लस अक्ष का योग है। यहाँ अक्ष का व्यापक अर्थ अर्थात 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा के समान अर्थात इसके समक्ष प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। फिर इसमें आ जाएगा न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रिय शास्त्र कर्षणजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इनमें से आत्मा, मन और इंद्रिय का संयोग रूप जो ज्ञान का
कारण या प्रमाण है वही प्रत्यक्ष है। फिर 31 नंबर, चूहा एक पशु है, अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है के अंतर्गत कौन सा तर्क दोष है? ऑप्शन सी है, सी में आएगा अनेकथार्थ चूहा एक पशु है, अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है। इस वाक्य के अंतर्गत अनेकार्थक तर्क दोष विद्यमान है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यह तर्क दोष शब्द तब उत्पन्न होता है जब किसी एक पद या वाक्यांश का प्रयोग युक्ति में भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग अर्थ में हो। जैसे प्रत्येक वस्तु का अंत उसकी पूर्णता है, मृत्यु जीवन का अंत है, अतः मृत्यु जीवन की अपूर्णता है। इस युक्ति में अनेक शब्द अनेकार्थक है। प्रथम आधार वाक्य में अंत शब्द का प्रयोग शब्द का प्रयोग लक्ष्य के अर्थ में और द्वितीयक आधार वाक्य में इसका प्रयोग अंतिम घटना के अर्थ में हुआ। इन आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकलना कि मृत्यु जीवन की पुण्यता है, अनुचित है। अनेकार्थक दोष भी कई प्रकार के होते हैं। व्यष्टि के विषय में सत्य कथन को यदि समष्टि के विषय में लागू किया जाए तो वहाँ संग्रह तर्क दोष होता है। सभी बाघ पशु हैं। यह किस प्रकार के तर्क वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन इसमें आएगा डी में है दिया गया तर्क वाक्य की सभी बाघ पशु हैं। यह सार्वभौम विधेय प्रकार के तर्क वाक्य का उदाहरण है। सामान्य वाक्य सार्वभौम वाक्य हैं जिसके विधेय में उद्देश्य के अंदर भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित सभी उदाहरणों के संबंध में कुछ कहा जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं एक सामान्य या सार्वभौम वाक्य है। ऐसे वाक्य किसी एक स्थान या समय के लिए सत्य नहीं होते बल्कि सभी स्थानों पर तथा सभी समय के लिए सत्य होते हैं। सभी समय के लिए सत्य होते हैं। आंकड़ों की व्याख्या, इसमें एक निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 37 तक निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2001 से 2007 के दौरान हुए विभिन्न प्रकार अथवा ब्रांड के कंप्यूटरों की बिक्री को दर्शाया गया है। आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या 33 से 37 का चयन कीजिए। फिर इसमें आएगा यह है कंप्यूटर का प्रकार। वर्ष 2001 में लेनोवा यह 20 है। अरे एसर है 40। IBM यह है 50। HCL यह 50 है। फिर ये 2002 में होते 30 है लेनोवा। फिर एसर है 35। फिर इसमें IBM ये 60। फिर ये HCL 70 है। फिर 2003 में लेनोवा ये है 50 और फिर एसर है 50। फिर IBM ये 50। फिर HCL 55। फिर 2004 में है लेनोवा 60 है। फिर एसर है 70। फिर इसमें IBM ये 40 है और ये HCL 35 है। फिर 2005 में ये लेनोवा 70 है। फिर इसे है एसर 85 है और जबकि IBM ये 70 है और HCL 25 है। फिर 2006 में ये 80 है लेनोवा। फिर एसर 45 है। फिर IBM ये 80 है और HCL 20 है। फिर 2007 ये लेनोवा 90 है। फिर एसर है 60। फिर IBM ये 100 है। फिर HCL 10 है। वर्ष 2002 तथा वर्ष 2005 में बेचे गए एसर कंप्यूटरों की संख्या में कितना अंतर है? ऑप्शन डी है 60,000।
वर्ष 2002 में बेचे गए एसर कंप्यूटर की संख्या 25,000। वर्ष 2005 में बेचे गए एसर कंप्यूटर की संख्या 85,000। दोनों वर्षों में एवरेज अंतर है बराबर है 85,000 माइनस 25,000 बराबर 60,000। फिर 23 में 34 नंबर में आएगा। 34 नंबर में किस वर्ष एसर कंप्यूटर की बिक्री का प्रतिशत कुल बिके हुए कंप्यूटर की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा? ये 2000 में एसर की बिक्री का प्रतिशत 40/190 गुना 100 बराबर 21%। इसमें 2002 में है 13.51%। 2003 में है 24.39%। फिर 2004 में है 34.44%। फिर 2005 में है 34.0%। फिर यह है 2006 में है 20%। फिर 2007 में है 23%। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2004 में एसर कंप्यूटर की बिक्री का प्रतिशत कुल बिके कंप्यूटर की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा 34.44। ठीक है, 34.44। फिर है 35 नंबर में आएगा उस कंप्यूटर का प्रकार बताइए जिसकी कुल बिक्री इन 7 वर्षों के दोनों अधिकतम रही है। ऑप्शन ए IBM। सभी 7 वर्षों में लेनोवो कंप्यूटर की कुल बिक्री संख्या है 400। सभी 7 वर्षों में एसर कंप्यूटर कुल बिक्री संख्या है 375। सभी 7 वर्षों में IBM कंप्यूटर की कुल बिक्री संख्या 450 है। सभी 7 वर्षों में HCL कंप्यूटर कुल बिक्री संख्या 295। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि IBM कंप्यूटर की बिक्री इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम रही है। फिर इसमें 36 में आएगा उस प्रकार या ब्रांड के कंप्यूटर का नाम बताइए जिसकी बिक्री में वर्ष 2001 से 2007 के दौरान सतत गिरावट हुई है। ऑप्शन डी है HCL। प्रसंगत तालिका से स्पष्ट है प्रसंगत तालिका से स्पष्ट है कि HCL ब्रांड के कंप्यूटर की बिक्री में वर्ष 2001 से 2007 के दौरान सतत गिरावट हुई है जो क्रमशः 80, 70, 55, 35, 25, 20 तथा 10 है। फिर 37 नंबर वर्ष 2001 में हुई बिक्री की तुलना में वर्ष 2007 में लेनोवो कंप्यूटर की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन इसका है डी 350% है। फिर है 2001 में लेनोवो ब्रांड के कंप्यूटर की बिक्री की संख्या है यह 20,000। वर्ष 2007 में लेनोवो ब्रांड के कंप्यूटर की बिक्री संख्या 90,000। इसलिए बिक्री में वृद्धि 90 माइनस 20 बराबर 70। अतः बिक्री में वृद्धि प्रतिशत 70/20 है गुना 100 बराबर 350 है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिकल्प डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है? ऑप्शन सी है ई कल्प एक अभिकल्प डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है। कृषि समुदायों की बेहतर पहुंच बनाने के लिए समेकित आधारित मोबाइल ऐप ई कल्प को विकसित किया गया। यह ऐप प्रौद्योगिकी वितरण करने संवादात्मक अधिगम वास्तविक समय डेटा की रिकॉर्डिंग को वितरित करने में सक्षम है। यह सूचना अंग्रेजी, कंप्यूटर, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध होता है। 45 नंबर में निम्नलिखित में से कौन चतुर्पीढ़ीय भाषा 4GL कहलाए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन डी है SQL। कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय भाषा
उच्च स्तरीय भाषा। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें व्याख्या में है जिस भाषाओं को केवल कंप्यूटर समझता है वे आमतौर पर निम्न स्तरीय भाषा और जिन भाषाओं को हम समझ सकते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। निम्न स्तरीय भाषा भी पुनः दो प्रकार की होती हैं, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा। उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत फोर्ट्रान, बेसिक, कोबाल, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, विजुअल बेसिक, नेट, सन स्टूडियो आदि आते हैं। इनमें से कुछ भाषाएं तृतीय पीढ़ी की भाषा तथा कुछ भाषाएं चतुर्थ पीढ़ी की भाषा होती हैं। तृतीय पीढ़ी के कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में फोर्ट्रान, बेसिक, कोबाल, पास्कल, सी प्लस प्लस आदि सम्मिलित है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा में विजुअल वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषा में टेक्सचुअल वातावरण होता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा कहलाने में सबसे उपयुक्त SQL भाषा है। फिर 40 नंबर में आएगा, 40 नंबर में कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त है? ऑप्शन डी है कोडेक। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा मशीनी भाषा होती है जिसे केवल 0 और 1 दो अंकों में लिखा जाता है। इसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है। मशीनी भाषा के अतिरिक्त सभी प्रोग्रामिंग भाषा में 0 और 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों का प्रयोग होता है, लेकिन कंप्यूटर सीधे इसे नहीं पढ़ पाता। इसे पढ़ने के लिए भाषा अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है जो इन अंकों और शब्दों को मशीनी भाषा अथवा बाइनरी अंकों में बदल देता है। प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। फिर इसमें आएगा 41 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टूल आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए एक साझेदारी यंत्र टूल है? ऑप्शन बी में आएगा ए व्यू। फिर व्याख्या में ए व्यू आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए एक साझेदारी यंत्र टूल है। ए व्यू का पूर्ण रूप अमृता वर्चुअल इंटरएक्टिव ई-लर्निंग वर्ल्ड है, जो स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टीमीडिया ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ए व्यू IIT बॉम्बे द्वारा समर्थित शिक्षक कार्यक्रम टाक का हिस्सा है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत वित्त पोषित है। ए व्यू अब देश भर के कई IIT, NIT और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों में तैनात है। ए व्यू का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा और सामाजिक सहयोग के डिजिटल माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना है। यह उच्च शिक्षा के संस्थानों में उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षकों कमी को संबोधित करता है। लोक विकास, पर्यावरण, फिर बैलेंस, जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स है। फिर इसके है व्याख्या में आएगा जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र या
वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। ये रिजर्व पूरी तरह से स्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। यूनेस्को के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैविक विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देते हैं। राज्यों के सर्वश्रेष्ठ अधिकार वाले क्षेत्र में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। पर्सनगत विकल्पों में निम्नलिखित क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भूभागीय, सामुद्रिक और तटवर्ती पारितंत्र वाले इलाके, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा परिवीक्षित। फिर 43 एक पर्यावरण अनुकूल भवन, ग्रीन बिल्डिंग। फिर इसमें आ जाएगी व्याख्या में बढ़ते हुए प्रदूषण के बुरे असर को कम करने के लिए हरित भवन अवधारणा ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदूषण के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं इससे बिजली पानी का कम से कम उपयोग तथा प्रदूषण कम होने से जो भी इसका चलन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कचरा निस्तारण और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के सभी कारगर उपाय हैं। ऐसे मकानों में अपेक्षाकृत करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम किया जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग के निम्नलिखित फायदे हैं जो पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। फर्स्ट, यह न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। फिर इसमें आ जाएगा व्याख्या में सेकंड में आएगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है। फिर थर्ड, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। फोर्थ, तापमान पर नियंत्रण के लिए आसपास बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे होते हैं। फिर फिफ्थ नंबर, यहाँ रहने वाले लोगों को उजाले और स्वच्छ हवा के लिए बिजली और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। फिर 44, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? ऑप्शन सी में आएगा AC। फिर इसकी व्याख्या में आएगा मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका उत्सर्जन लैंड फिल्स, आर्द्र भूमि तथा पशुपालन होता है। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्रकृति का मुख्य घटक है। मीथेन गैस की खोज नवंबर 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक सांद्रो वोल्टा ने की थी। इस गैस का उत्सर्जन आर्द्र भूमि जैसी दलदल, धान के खेत फिर इसमें इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक सांद्रो वोल्टा ने की थी। इस गैस का उत्सर्जन आर्द्र भूमि जैसे दलदल, धान के खेत या कोयला खदानों आदि से होती है। इसके अतिरिक्त लैंड फिल्म्स में बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे को तोड़ते हैं, जिस प्रक्रिया में लैंड फिल गैस का उत्पादन होता है जो लगभग 50% मीथेन ही होता है। इस गैस में जलने या विस्फोट करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे लैंड फिल्म से निकलना पड़ता है। ऐसा करने के लिए पाइपों की एक श्रृंखला में मीथेन गैस एकत्रित करने के लिए लैंड फिल के भीतर
डेड किया जाता है। फिर 45 भारत में विद्युत उत्पादन में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का हिस्सा निम्नतम है? भारत में विद्युत उत्पादन में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का हिस्सा निम्नतम है? इसका आएगी व्याख्या में आएगा 45 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत के विद्युत उत्पादन में वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का हिस्सा निम्नतम है, जिसे निम्न तालिका के माध्यम से देखा जा सकता है। कुल स्थापित क्षमता 30 नवंबर 2019 तक स्रोत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CIA क्षेत्र मेगावाट, थर्मल तापीय कोयला 1,98,495, लिग्नाइट 6,260, गैस है 24,937, तेल है 510, हाइड्रो नवीकरणीय 45,399, न्यूक्लियर नाभिकीय है 6,780, RRES MNRE 84,400, कुल है ये 3,67,281। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक एजेंसी है? ऑप्शन बी है गृह कार्य में आएगा। इसकी व्याख्या में आएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत सरकार के गृह मंत्रालय या गृह कार्य की एक एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य उपाध्यक्ष पद पर होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसके कुछ प्रमुख कार्य तथा उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की स्वीकृति देना। फिर सेकंड है आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना। थर्ड है राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना। फोर्थ है ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकरण राज्य योजना तैयार कर सके। पांचवा समन्वय के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करना। फिर इसमें आएगा 47 में नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, इसमें आएगा इस फिंग का प्रयोग डाटा चोरी अथवा किसी नेटवर्क से संबंधित है। तर्क आर, इसमें इसन फिंग प्रदत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डाटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने की एक प्रक्रिया होती है। फिर इसमें आएगी व्याख्या में दिया गया अभिकथन स्निफिंग का प्रयोग डाटा चोरी अथवा किसी नेटवर्क से संबंधित सूचना चुराने के लिए किया जा सकता है। सही है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में स्निफिंग हमला स्निफिंग कर नेटवर्क पैकेट कैप्चर करने के उद्देश्य से एक एप्लीकेशन का उपयोग करके नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करके डेटा की चोरी करता है। जब डेटा पूरे नेटवर्क में प्रेषित होता है और यदि डेटा पैकेट एन्क्रिप्ट नहीं किया जाता तो नेटवर्क पैकेट के भीतर डेटा को एक
इस फर का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक हमलावर नेटवर्क का विश्लेषण कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। तर्क स्निफिंग दत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डेटा पैकेटों की निगरानी और अन्य कब्जे में लेने की एक प्रक्रिया होती है। अतः दोनों ए और आर सत्य है तथा आर के माध्यम से ए की सही व्याख्या की गई है। फिर इसमें उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली 48 नंबर निम्नलिखित सूची में से भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में। फिर भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली का सबसे विशिष्ट लक्षण होता है कि इस शिक्षा प्रणाली में सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में होता है। भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली माध्यमिक स्तर पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं अबोध के साधन के रूप में की थी। यह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि धर्म एवं ज्ञान के लिए थी। भारत की शैली एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। विभिन्न विद्वानों ने इस शिक्षा प्रणाली को प्रकाश स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञानचक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपगमों को विभूषित किया है। फिर इसमें 49 में आएगा अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम रणनीतियों में बल दिया गया है। ऑप्शन में आएगा व्याख्या में अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अध्यापक पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं से पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत एवं मनोवैज्ञानिक रूप में गठित किया जाता है। पारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम में निम्नलिखित रणनीतियों पर बल दिया जाता है। फर्स्ट, छात्रों की आवश्यकता आधारित संसाधन सामग्री तथा अधिगम मानकों पर। फिर सेकंड, कौशल अभिवृद्धि तथा मूल्यों के विकास पर। फिर थर्ड, सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने पर। फिर 50 में आएगा। 50 में राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस में एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेख किया गया? ऑप्शन सी है इसका है राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 में राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को स्वीकार करती है। कौशल विकास पर पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नीति का निरूपण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2009 में किया गया था और नीतिगत प्रारूप को उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए 4 वर्ष बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया। फिर इस नीति का विजन उच्च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना जो देश में सभी नागरिकों की
स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सके।